आइए प्रारंभ करते हैं। आज हम एक नए फिजिक्स का कॉन्सेप्ट फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में अध्ययन करते हैं, घर्षण बल के बारे में अध्ययन करते हैं। घर्षण बल से भी संबंधित कुछ सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमने सोचा कि आज आपके लिए घर्षण बल पर कुछ विशेष जानकारियां आपको तक पहुंचाई जाए। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, घर्षण बल क्या है? तो जब एक सतह दूसरे सतह के ऊपर फिसलती है या फिसलने की कोशिश करती है, तो इन दोनों ही स्थितियों में एक फोर्स क्रिएट होता है। इस फोर्स को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। यह फोर्स करता क्या है? तो यह जो सतह आगे की ओर निकल रही है उस पर पीछे की ओर, और जो सतह पीछे छूट रही है उस पर आगे की ओर एक्ट होता है, लागू होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जांपल में एक पेन है। इस पेन को हम कुछ पल के लिए फ्रिक्शन फोर्स मान लेते हैं, घर्षण बल मान। इसको हम बीच में रख रहे हैं। अब इसको हम चलाने की जैसी कोशिश करेंगे तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो पाएंगे कि जो सतह ऊपर निकल रहा था, बाहर निकल रहा था, उस पर पीछे आ गया, और जो सतह पीछे छूट रहा था उस पर आगे आ गया। यानी घर्षण बल आगे निकलने वाली सतह पर पीछे की ओर और पीछे छूटने वाली सतह पर आगे की ओर लागू होती है। तो घर्षण बल रिलेटिव मोशन का विरोध करती है, आपेक्षिक गति का विरोध करती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि घर्षण बल गति का विरोध नहीं करता। अगर घर्षण बल गति का विरोध करता तो फिर गाड़ियों का जो टायर होता है वह गिट्टीदार नहीं बनाई जाती। घर्षण बल गति का विरोध नहीं करता है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है। तो ये बात एकदम ध्यान में रखना। घर्षण बल कब क्रिएट होता है? तो जब एक सतह दूसरे सतह पर फिसलती है या फिसलने की कोशिश करती है। ये दो कंडीशन लागू होंगे तो घर्षण बल क्रिएट होगा। अगर कोई ऐसे पूछ दे कि बताओ, हाथ पर हम एक वस्तु को ऐसे रख दें और पूछे कि घर्षण बल कितना, तो अभी ना चल रहा है ना चलने की कोई कोशिश है, तो अभी घर्षण बल शून्य है। यहाँ पर घर्षण बल कुछ नहीं है। लेकिन जैसे इसको हम थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो चलने की कोशिश करेगा। इसको अगर हम तिरछा करेंगे तो स्लाइड करके नीचे आने की कोशिश करेगा या आ जाएगा। तो जब ये चलने की कोशिश करेगा या चल जाएगा उस वक्त घर्षण बल क्रिएट होगा। तो यदि किसी वस्तु को आप चलने की कोशिश में देखें या चल रहा हो, ये दो हालात में देखें, तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा। फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी गति का विरोध नहीं करता, यह आपेक्षिक गति का विरोध करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो दो को इंपॉर्टेंट पॉइंट, घर्षण बल है क्या, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। तो घर्षण बल वह बल है जो चलने की कोशिश या चलने के कारण क्रिएट होता है। जब एक सतह दूसरे सतह पर चलता है या चलने की कोशिश करता है, घर्षण बल आता है। अब जैसे मान लो कि हम तीन कंडीशन देते हैं। इस पर हम एक वस्तु को रख दें, एक हॉरिजॉन्टल सतह है। अब इस हॉरिजॉन्टल सतह पर एक वस्तु को केवल रख दिए हैं, रेस्ट में है, न चल रहा है न चलने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स हमारा जीरो होगा। लेकिन यही अगर थोड़ा सा इस तरह का आनत तल होता, झुका हुआ तल होता, अब इस पर वस्तु हम रख देते, इस पर वस्तु रख देते, तो यह वस्तु नीचे की ओर फिसलने की कोशिश करता है, यानी चलने की कोशिश करता, तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो नहीं होगा। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स का मान कुछ ना कुछ जरूर होगा। या फिर मान लो कि कहीं पर आनत तल पर वस्तु आप रख दिया, फिसल ही रहा है, वो चल रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो यहाँ पर भी फ्रिक्शनल फोर्स जीरो नहीं होगा। यानी फ्रिक्शनल फोर्स को लाने के लिए वस्तु को चलाने की कोशिश करना होगा या वस्तु को चलना होगा, तब जाकर फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा। फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही याद रखना है, फ्रिक्शनल फोर्स। ये पॉइंट आप लोग मेरे साथ लिख लेंगे। डेफिनेशन उतना मायने नहीं रखता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेशन से ज्यादा
उसकी प्रॉपर्टी आपको याद रखना चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, पहला बात यही आप सब याद रखेंगे कि घर्षण बल का नहीं, घर्षण बल आपेक्षिक गति का विरोध करता है। घर्षण बल किसका विरोध करता है? आपेक्षिक गति का घर्षण बल विरोध करता है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेज रिलेटिव मोशन। थोड़ा सा बोर्ड को एडजस्ट कर देते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेज रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। दूसरी बात आप याद रखना कि अगर मान लो कि दो पिंड एक दूसरे के ऊपर है, मान लो एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट आप ऐसे रख दिए और इस ईंट को आप आगे की ओर खींच रहे हैं, आगे की ओर खींच रहे हैं, चला रहे हैं, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर वाले पिंड में भी होगा और नीचे वाले पिंड में भी होगा। ऊपर वाला पिंड आगे निकल रहा है, उस पर फोर्स पीछे काम करेगा, और पीछे नीचे वाला पिंड पीछे छूट जाएगा, इस पर आगे काम करेगा। यानी जस्ट लाइक दिस, ऊपर वाला पिंड आगे हो गया तो उसके लिए मेरा मार्कर पीछे आ गया, और नीचे वाला पिंड पीछे रह गया इसलिए मेरा मार्कर आगे आ गया। मार्कर को कुछ पल के लिए हम फ्रिक्शन फोर्स मानते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसा ही एक्ट करेगा। इसको हम तोड़ करके अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाला वस्तु है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे काम करेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर काम करेगा, और जो नीचे वाला वस्तु है, बड़ा सा जो वस्तु आपको दिख रहा है, ये चूंकि पीछे रह जाएगा, इसके आगे जाने से पीछे रह जाएगा, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स दोनों पर एक ही होगा, लेकिन इसके लिए पीछे होगा, इसके लिए आगे होगा। कॉन्टैक्ट सतह में एक ही फ्रिक्शन फोर्स डबल वेरिएशन शो करता है, आगे निकलने वाले सतह पर पीछे की ओर और पीछे छूटने वाले सतह पर आगे की ओर। ये बात आपको याद रखना है। हम जिस पर बात करेंगे वही मेरा मूल कॉन्सेप्ट होगा। अगर हम ऊपर वाला वस्तु पर बात करेंगे तो केवल ऊपर वाले वस्तु पर ही फ्रिक्शन फोर्स दिखाना होगा, नीचे वाले वस्तु पर बात करेंगे तो नीचे वाले वस्तु पर ही फ्रिक्शन फोर्स दिखाना होगा। ये बात आप दिमाग में बनाए रखेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स दो प्रकार के होते हैं। ऐसे तो फ्रिक्शन फोर्स को तीन प्रकारों में बांटा गया है, लेकिन हम आपको दो ही प्रकार बताएंगे। एक होता है स्टैटिक, एक होता है काइनेटिक। अब एक रोलिंग भी बोलते हैं, रोलिंग को हम काइनेटिक के अंतर्गत ही मानते हैं, तो इसमें उतना ज्यादा हमें बहस करने की जरूरत नहीं है। डिटेल क्लास होती तो निश्चित रूप से उस पर हम लंबे चौड़े भाषण दे सकते थे। एक आपको याद रखना है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्थितिज घर्षण बल, इसको हम लोग बोलते हैं स्थितिज घर्षण बल। यह घर्षण बल कब आता है? जब वस्तु चल नहीं रहा हो लेकिन चलने की कोशिश कर रहा है। चल नहीं रहा लेकिन चलने की कोशिश अगर कहीं पर आप दिखाई दे तो मान लेना कि वहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स है, उसका नाम है स्थितिज घर्षण बल। तो यहाँ पर स्थितिज घर्षण बल में आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन उतना मायने नहीं रखना है, यहाँ पर डेफिनेशन आपको याद रखना है, ड्यू टू ड्यूरिंग ट्राई टू मूव, ड्यूरिंग ट्राई टू मूव, चलने की कोशिश के दौरान। चलने की कोशिश होना, चलना नहीं, चलने की कोशिश वो जिस वक्त कर रहा है उस वक्त जो घर्षण बल पैदा होगा उसका नाम होगा स्थितिज घर्षण बल। अब जैसे मान लो कि एक आणत तल है, आणत तल का मतलब होता है क्षैतिज से कुछ तल उठा हुआ है, झुका हुआ है, तो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, और इस इंक्लाइंड तल पर एक वस्तु रख दी तो इसे फिसल के नीचे चलाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे नहीं आएगा, रुका हुआ है, चलने की कोशिश कर रहा है, नीचे फिसलने की कोशिश कर रहा है लेकिन चल
नहीं रहा। यहाँ पर जो घर्षण बल हुआ ये घर्षण बल स्थितिज घर्षण बल है, और चूंकि चलने की कोशिश पीछे नीचे, ये नीचे आना चाहते हैं तो इस वस्तु पर घर्षण बल ऊपर लगेगा। जिधर चले या जिधर चलने की कोशिश हो उसके उल्टा डायरेक्शन में हम घर्षण बल दिखाएंगे। अब जिस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे उसी पर दिखाएंगे। तो हम ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं और ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे आना चाह रहा है तो इस पर घर्षण बल ऊपर काम करेगा, ए होगा घर्षण बल। और यहाँ पर घर्षण बल चूंकि स्टैटिक है इसलिए संकेत के लिए एफ लिख देंगे, ठीक है ना। स्थैतिज घर्षण बल नॉर्मली काउच फोर्स के बराबर होता है। स्थैतिज घर्षण बल किसके बराबर होते हैं? काउच फोर्स के बराबर। काउच फोर्स क्या है? तो जो बल संपर्क तल के समानांतर लगता है उस बल को हम काउच फोर्स कहते हैं। संपर्क तल मतलब जिस तल पर वस्तु रखा हुआ है उस तल के समानांतर अगर कोई फोर्स लगता हो तो उस फोर्स को हम लोग काउच फोर्स के नाम से जानते हैं। कौन सा फोर्स के नाम से जानते हैं? काउच फोर्स। अब जैसे मान लो कि यहां पर एक बल लग रहा है और ये इसका संपर्क तल है, इस तल पे वस्तु रख दिए हैं तो इसका कांटेक्ट सरफेस हो गया। ये आपका कौन सा सरफेस हो गया? आणत जो तल है वो कांटेक्ट सरफेस है। कांटेक्ट सरफेस। और कांटेक्ट सरफेस के जो समानांतर बल लग रहा है तो कांटेक्ट सरफेस के समानांतर जो बल लगेगा, मान लो एक बल इधर लग रहा है तो इस बल को हम लोग काउच फोर्स मानेंगे। तल के समानांतर, जैसे मान लो क्षैतिज तल पर एक वस्तु आप ऐसे रख दिए, अब इधर बल लगा के खींच रहे हैं, दाईं की ओर बल लगा के खींच रहे हैं तो यह बल तो संपर्क तल के समानांतर है, तल वाला बल समानांतर, तो यह बल जो है वो काउच फोर्स है। काउच फोर्स के नाम से जाना जाता है। इस बल को हम लोग काउच फोर्स नाम देते हैं। तो स्थैतिज घर्षण बल काउच फोर्स के बराबर होते हैं नॉर्मली, यही इसका प्रिंसिपल है। इस बात को आप लोग याद रखना। इंक्लाइंड प्लेन पर भी काउच फोर्स हम आपको बताते हैं कितना आता है। ये बात आप याद रखेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ये वाला एकदम डायरी में उतरना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स स्थितिज घर्षण बल जो होगा वो इक्वल होगा काउच फोर्स के। कौन सा फोर्स के? काउच फोर्स के। ये वाला बात एकदम आप लोग निश्चित रूप से उतारेंगे और अपने डायरी में उतारेंगे। ये स्थितिज घर्षण बल काउच फोर्स के बराबर होते हैं। अच्छा, स्थितिज घर्षण बल काउच फोर्स के बराबर होते हैं। काउच फोर्स कौन होते हैं? काउच फोर्स किसे कहते हैं? तो फोर्स पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस। फोर्स पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस। कांटेक्ट सरफेस के जो पैरेलल होगा, कांटेक्ट सरफेस। कांटेक्ट मतलब जिस तल पर वस्तु को आपने रखा है या चलाने की कोशिश किया है उस तल के संपर्क तल को हम लोग कांटेक्ट सरफेस कह रहे हैं। अब उस तल के समानांतर कोई भी बल रहेगा उसको हम लोग नाम देंगे काउच फोर्स। अब इस बात को हम लोग ये बातें एकदम अपने फेयर में उतार लेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स यानी स्थितिज घर्षण बल जो होता है वो काउच फोर्स के बराबर होता है। काउच फोर्स जो होता है उस संपर्क तल के समानांतर लगने वाले बल को हम लोग काउच फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। पॉज का बटन दबा करके सारे डेफिनेशन को, सारी जानकारियों को इकट्ठा करेंगे तो हमारा मेहनत सार्थक होगा। अब आपको मनवांछित रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब देखो, मान लो कि मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस था और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया था। अभी हम बाहर से कोई बल नहीं लगा रहे हैं, यानी चलने की कोई कोशिश नहीं हो रही है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो है, यानी फ्रिक्शन फोर्स नहीं काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही इसको हमने मान लो कि यहाँ पर एक ऐसे फोर्स लगा करके खींचना शुरू किया, एक बल लगाया
और तिरछा लगाया, हॉरिजॉन्टल से कितना कोण पर लगा दिया, थीटा कोण पर लगा दिया। तो यहां पर काउच फोर्स कितना होगा, तो आप इस बल को दो भागों में तोड़ोगे, एक भाग तोड़ेंगे एक्स पे, एक तोड़ेंगे लंबवत। तो एक हिस्सा टूट कर आएगा पैरेलल, ये हमारा कांटेक्ट सरफेस, ये कौन सा सरफेस, कांटेक्ट सरफेस, संपर्क सतह। और एक बल हमने एंगल पर तोड़ा, इस एंगल के वजह से इधर वैल्यू हो जाएगा a cos थीटा। ऑलरेडी बताए हैं कि एंगल की ओर टूटता है तो cos, अब इसके लंबवत टूटता है तो sin, इसके लंबवत तोड़ दिए, ये क्या हो गया a sin थीटा। अब इस दोनों बलों में कौन सा बल है जो काउच फोर्स है, तो E वाला जो बल है यह कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल है, यही फोर्स काउच फोर्स है। यही फोर्स कौन सा फोर्स है, काउच फोर्स है। तो काउच फोर्स के बराबर ही फ्रिक्शन फोर्स होगा, यानी यहां पर चलने की कोशिश इधर होगा तो इस सतह पर फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स को Fs कह रहे हैं, तो Fs का मान किसके बराबर होगा, F cos थीटा के बराबर। लेकिन ध्यान रहे पिंड चलेगा नहीं, पिंड चलने की कोशिश में रहेगा। यहाँ पिंड चल देगा तभी वाला कंडीशन आप नहीं अलाउ कर सकते हैं, यानी यहाँ Fs का जो मान होगा वो F cos थीटा के बराबर माना जाएगा। Fs का मान कितना हो जाएगा, F cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है ना। तो जब भी स्थितिज घर्षण बल निकालना हो तो स्थितिज घर्षण बल निकालने के लिए करना क्या होगा, तो स्थितिज घर्षण बल निकालने के लिए काउच फोर्स निकालना होगा। यही काउच फोर्स स्थितिज घर्षण बल के सीधा इक्वल हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। इसे आप चित्र में उतार लेंगे, चित्र के साथ एकदम फेयर पर इन सारी जानकारियों को इकट्ठा करें। यह वह पूंजी है जो आपको सफलता में बदलेगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास ड्यूरेशन में बात किया था कि एक इंक्लाइंड प्लेन पर यानी एक तिरछा तल पर अगर तिरछा तल पहले से थीटा कोण बना रखा है और इस पर एक आपने m द्रव्यमान का वस्तु रख दिया, तो एक स्लाइडिंग फोर्स नीचे लगता है जो इसको फिसला कर नीचे ले आता है। अब ये स्लाइडिंग फोर्स होता है mg sin थीटा। अगर द्रव्यमान m है, g गुरुत्वीय त्वरण है, तो एक स्लाइडिंग फोर्स नीचे होगा। इसी स्लाइडिंग फोर्स के कारण ये फिसल के नीचे चलाएगा। अच्छा, पिंड नीचे आना चाहेगा तो घर्षण बल काम करेगा ऊपर, तो घर्षण बल इधर काम करेगा। अच्छा, पिंड चल नहीं रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, स्लाइडिंग फोर्स नीचे और घर्षण बल ऊपर, तो दोनों बल अगर इक्वल है तो पिंड ना तो नीचे आएगा ना तो पिंड ऊपर जाएगा। यहाँ पर काउच फोर्स, चूंकि ये वाला हमारा सतह कांटेक्ट तल है, इसी पर वस्तु रखा हुआ है। अब ये वाला जो बल है वो कांटेक्ट तल के समानांतर है, तो यही फोर्स हमारा काउच फोर्स है। अब यही काउच फोर्स घर्षण बल के बराबर होगा, यानी यहाँ पर घर्षण बल का मान होगा Fs का मान होगा mg sin थीटा। इंक्लाइंड प्लेन पर कोई वस्तु फिसलने की स्थिति में है और चल नहीं रहा है तो वहां पर घर्षण बल कितना काम कर रहा है, तो वहां घर्षण बल काम कर रहा है mg sin थीटा। याद रखना वहां घर्षण बल कितना काम करता है, mg sin थीटा। लेकिन कब, जब पिंड नहीं चल रहा हो, चलने की कोशिश कर रहा हो उस वक्त। तो अगर आपके पास सवाल आ जाए इस तरह से कि 5 या 10 ग्राम का एक वस्तु, कितना ग्राम का वस्तु, एक 10 ग्राम का वस्तु इसके किसी आनत खुरदरे तल पर रख दिया गया, रफ इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया गया है। अब इसका द्रव्यमान मात्र 10 ग्राम है। यह बिना फिसले उस पर स्थिर रहता है। अगर यह आनत तल 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है तो बताएं कि इस पर घर्षण बल कितना लग रहा है। तो घर्षण बल जो भी लग रहा है इधर लगेगा, क्योंकि वस्तु इधर आने की कोशिश करेगा, तो घर्षण बल उल्टा दिशा में लगेगा Fs। अब Fs का सीधा मान लिख देंगे mg sin थीटा।
एम का मान रखेंगे 10, किंतु ये ग्राम में है तो किलोग्राम में बदल के रखेंगे। अब किलोग्राम के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। 10/1000। जी का मान हम नॉर्मली 10 ही रख लेते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, और साइन 30। अब इन राशियों को हम अगर डिसिप्लिन से सॉल्व कर दें, 0 0 0 0 कट गया, 1/10 और साइन 30 का मान 1/2, तो हमारे पास आ गया 1/20। 1/20 का मतलब यह 0.05। 1/20 का मतलब यह 0.05 न्यूटन घर्षण बल काम कर रहा है। यहाँ पर घर्षण बल कितना काम कर रहा है? 0.05 न्यूटन घर्षण बल काम कर रहा है। इतना बात याद रखना है। इंक्लाइंड प्लेन पर कोई वस्तु फिसलने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिसल नहीं रहा है, तो ऐसे हालात में घर्षण बल, स्थितिज घर्षण बल कितना काम करता है? mg sin थीटा। वहां पर घर्षण बल mg sin थीटा काम करता है, काउच फोर्स के बराबर काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्थितिज घर्षण बल का मान आसानी से निकाल लेंगे। स्थितिज घर्षण बल काउच फोर्स के बराबर होता है, ये बात याद रखना है। दूसरी बात है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्थितिज घर्षण बल के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है। गतिज घर्षण बल इसको हम लोग कहते हैं, गतिज घर्षण बल, इसको हम लोग गतिज घर्षण बल कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं। जब वस्तु चल रहा है उस वक्त जो घर्षण बल काम कर रहा है उसका नाम होगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो ड्यूरिंग मोशन या ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन, इसका छोटा सा डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन। ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन यानी अपेक्षित गति करने के दौरान जब घर्षण बल लगता हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गतिज घर्षण बल कहते हैं। उसका नाम होता है गतिज घर्षण बल। ठीक है ना। अब इसमें घर्षण बल निकालने के लिए कुछ अलग नियम कानून है और उस नियम कानून को हमें समझना होगा। ठीक है ना। घर्षण के कुछ सूत्र अलग से भी हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। चूंकि ये क्लास मेरा डिटेल नहीं आती, संक्षिप्त में हम लोग घर्षण के फंडामेंटल रूल्स को समझ रहे हैं। अब इतना ही समझ रहे हैं जिससे हमें पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल लेवल का कुछ न्यूमेरिकल हमसे बन जाए। और बहुत हल्का फुल्का, इससे हल्का फुल्का सवाल आता है, इससे ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। डिटेल में खूब पढ़ना हो तो आप क्लास में 11th की क्लास में पढ़ चुके होंगे, या फिर नए विद्यार्थी 11th को ज्वाइन कर रहे हैं तो उस वक्त आपको डिटेल में आप मेरे माध्यम से पढ़ेंगे। यही घर्षण बल आपको कम से कम 8 से 10 क्लासेस चलते हैं और 8-10 क्लासेस में घर्षण से संबंधित तमाम कॉन्सेप्ट्स आप समझ सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हमें याद रखना चाहिए, जैसे घर्षण बल या काइनेटिक कोई भी फ्रिक्शन फोर्स होगा वो नॉर्मल फोर्स के समानुपाती होगा। पहली बात याद रखिएगा, इसमें फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स समानुपाती होता है नॉर्मल फोर्स के। यह घर्षण का नियम है, नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स आपको पता होना चाहिए अभिलंब बल क्या है। तो वह बल जो तल के लंबवत लगता है उस बल को हम लोग अभिलंब बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु को आप इसके ऊपर रख दिए हो, तो ये हो गया तल, संपर्क तल के लंबवत एक बल काम करता है। यह हमेशा होता है कि जब भी आप किसी वस्तु को किसी तल पर रखते हो ना, तो तल के लंबवत एक बल काम करेगा, उस बल को हम लोग नॉर्मल फोर्स कहेंगे। ये हमारा हो गया नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स को हम लोग ईटा से दिखाते हैं नॉर्मली। फ्रिक्शन फोर्स, अगर मान लो कि पिंड इधर जाने की कोशिश कर रहा है, ट्राई टू मूव, ट्राई टू
मुंह इधर जाने की कोशिश कर रहा है, दाईं ओर जाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स बाईं ओर काम करेगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो ईटा के समानुपाती होगा, यानी F समानुपाती ईटा। ये बात आप इतना जरूर उतार दीजिए बोर्ड पर से, आप लोग बटन उसका दबा करके इतना सारे चीजें उतार लीजिए, फिर इसके आगे की मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। उम्मीद है उतार लिए होंगे। आगे देखिए, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ना, वो फ्रिक्शन के नियम कहता है कि घर्षण बल अभिलंब बल के समानुपाती होते हैं, यानी F जो होता है वो समानुपाती होता है ईटा का, और समानुपाती के साथ एक क्रिया है, K सिंबल हटता है तो बराबर एक कांस्टेंट ले आते हैं, तो बराबर और कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर आता है K, म्यू बराबर के रूप में कौन आएगा, कांस्टेंट के रूप में आएगा म्यू, और पहले से रहेगा ईटा, एक बराबर म्यू ईटा। अब कौन कौन से क्या है, एक तो आपका फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल का मान है, एन है अभिलंब बल का मान, म्यू को कहते हैं घर्षण गुणांक, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं घर्षण गुणांक, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट दो हिस्से में बढ़ जाता है, स्टैटिक के लिए और गतिज के लिए। स्टैटिक माने पिंड चल नहीं रहा है, चलने की कोशिश हो रहा है, उस दौरान म्यू का मान कुछ और रखना होगा। अब पिंड जब चल रहा है उस दौरान म्यू का मान कुछ और लिखना होगा। तो म्यू का मान दो हिस्से में बढ़ता है, एक होता है स्टैटिक के लिए स्टैटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट माने यहाँ पर जब कण नहीं चल रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, उस दौरान आप म्यू की जगह म्यू ए से लिख करके इसको इज्जत बढ़ाएंगे, एस फॉर स्टैटिक। अब काइनेटिक में पूछ दे तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स में काइनेटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट की अगर बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट की अगर बात करनी है तो म्यू के जगह पर म्यू के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, के फॉर काइनेटिक। ये लिखने का एक टेक्निक है जिससे पता चलता है कि पिंड चलने की कोशिश कर रहा है कि वाकई में चल रहा है। अगर पिंड चलने की कोशिश कर रहा है तो घर्षण गुणांक को म्यू से लिखेंगे, अब पिंड चल रहा है तो घर्षण गुणांक को म्यू के लिखेंगे। और यह म्यूएस और म्यूके के मान को एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि म्यूएस का मान बड़ा होता है, म्यूके का मान छोटा होता है। यानी आपको ये भी बात याद रखना है, ये सारी बातें आप बोर्ड पर से उतारते रहेंगे, है ना। तो आपको ये भी बात याद रखना है कि म्यूएस का मान बड़ा होता है, म्यूके का मान छोटा होता है। यानी स्थितिज घर्षण गुणांक बड़ा होते हैं और गतिज घर्षण गुणांक का मान छोटा होता है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हमें स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लिखना तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का एक ही सूत्र हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लिखना हो तो यहां पर लिखेंगे एफ एस और फार्मूला लिखेंगे, म्यू की जगह म्यू एस और पहले से लिखेंगे ईटा। यह स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला हो जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लिखना हो, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स यानी जब पिंड चल रहा है उस दौरान के लिए सूत्र लिखना हो, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के लिए अगर आपको सूत्र लिखना हो तो यहाँ लिखेंगे एफ के, अब एफ के बराबर लिखेंगे म्यू के इंटू ईटा, म्यू के इंटू ईटा। काइनेटिक के समय ए वाला फार्मूला लगाना है, स्टैटिक के समय फार्मूला लगाना है। रुका हुआ है, चलने की कोशिश कर रहा है तो ये फार्मूला, चल रहा है तो ये फार्मूला। ये दोनों फार्मूला को जगह जगह पर कंडीशनली इस्तेमाल करके हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ठीक है ना। और भी कुछ बातें हैं जिसे हम फार्मूला के रूप में डायरेक्ट याद रखेंगे।
ठीक है। जैसे देखिए, अगर मान लो कि कोई कण, अगर कोई कण एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर चल रहा है, कोई कण एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर चल रहा है और चलते चलते कहीं जाके रुक गया, चलते चलते कहीं जाके रुक गया, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर देखिए, अगर कोई कण स्टैटिक पर चल रहा है, इसका घर्षण गुणांक म्यू पे, घर्षण गुणांक कितना है, क्षैतिज पर चल रहा है, घर्षण गुणांक म्यू पे है, तो त्वरण का मान याद रखना चाहिए आपको, म्यू इंटू जी। त्वरण कितना होता है, म्यू इंटू जी। ये त्वरण आपका सूत्र के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर कोई कण क्षैतिज पर चल रहा हो, क्षैतिज पर चल रहा हो, तो उसमें कितना त्वरण होगा घर्षण के कारण, तो घर्षण के कारण जो त्वरण होगा होगा म्यू इंटू जी, जहां जी से आप लोग वाकिफ हैं कि जी हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो घर्षण गुणांक का मान हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा म्यू इंटू जी। और ज्यादा शुद्ध लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यह पिंड चल रहा है तो म्यू की जगह लिख देंगे म्यू के, और गुरुत्वीय त्वरण को कितना लिख देंगे जी। तो यहाँ पर त्वरण का मान होगा म्यू के इंटू जी। अगर ये बात आपको याद है तो बहुत आसानी से आप लोग मोशन इक्वेशन बना सकते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस बता सकते हैं। तो जरा देखो, मान लो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस था, एचएस लिख दिया मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस, और यहाँ पर एक कण को हमने यू वेग से छोड़ा। कितना वेग से छोड़ा, यू वेग से छोड़ा। घर्षण के कारण ये चलते 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 आगे जाके रुक गया। अब इसका अंतिम वेग हो गया, v का मान हो गया 0। तो रुकने से पहले उसने इतना दूरी तय किया s, इस दूरी को हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। क्या नाम देंगे इसको, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, रुकने वाला दूरी। आप देखे होंगे क्षैतिज तल पर, जैसे जमीन की सतह पर एक गेंद को आप फिसला कर छोड़ दीजिए तो क्या वो चलता रहता है, जवाब होगा नहीं। वो चलते 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 धीरे 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 धीमा होकर रुक जाता है। तो क्यों रुकता है, तो उसके पीछे रीजन है त्वरण। त्वरण विपरीत दिशा में काम करता है, घर्षण बल से जो त्वरण पैदा होता है पीछे की ओर लग जाता है, इसके वजह से उसकी स्पीड धीरे 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 कम हो जाती है। हमने ऑलरेडी बताया है कि कण की स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, तो इसका मतलब है कि त्वरण पीछे की ओर लागू हुआ। स्पीड बढ़ रही है तो त्वरण आगे की ओर, जितना जा रही है की ओर लागू हुआ। स्पीड बढ़ने का मतलब जिस दिशा में पिंड चला उसी दिशा में त्वरण काम किया। स्पीड घटने का मतलब जिस दिशा में पिंड चला उसके विपरीत दिशा में त्वरण काम किया। तो यहाँ स्पीड घटते घटते शून्य हो जाता है। वह स्पीड जब घटता है तो घटाव के फॉर्मूले से हम लोग मोशन इक्वेशन तैयार करते हैं। तो बहुत प्यारा से इक्वेशन बना सकते हैं। एस यहाँ पर आप जानते हैं फार्मूला v स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर, माइनस वाला फार्मूला लेकर चलेंगे -2as, क्योंकि यहाँ पर स्पीड घट रहा है इसलिए माइनस लेकर के चलेंगे। स्पीड बढ़ता तो प्लस लेकर चलते। स्पीड इसलिए घट रहा है क्योंकि घर्षण से पहले तो तेज चला, घर्षण के कारण स्पीड कम होते होते रुक गया। तो यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला ऑपरेट करेंगे, v के जगह पर 0 रख देंगे तो 0 का स्क्वायर, u के जगह u ही रहने दो, u स्क्वायर -2। a के जगह पर अभी हमने बताया कि a के जगह पर आप लिख सकते हैं म्यू के इंटू जी, अब इंटू कितना s। ए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, साधारण सी कैलकुलेशन है स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने का। तो 0 का स्क्वायर 0 इधर आया तो प्लस में हो गया, बराबर के बाईं साइड t वाला इधर ले आए तो कितना हो गया 2 म्यू के जी अब इनटू s बराबर u स्क्वायर। कैलकुलेशन को ध्यान से देख लेना, ये माइनस में था इधर आया तो प्लस में हो गया। अब इधर से हम s का मान निकालना चाहते हैं तो 2 म्यू के जी, ये वाला हिस्सा को उधर ले जाके भाग दे देंगे तो म्यू u स्क्वायर और बटा में कितना 2 म्यू के जी,
ये जो फार्मूला है इसको हम लोग घर्षण के क्षेत्र में स्टॉपिंग डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो आज इतना ही पढ़िए, ज्यादा आप इस वीडियो को बार बार, एक बार, दो बार, बार बार देखिएगा तो बातों को ज्यादा समझ में आएगी, बात ज्यादा गहराई से आप समझिएगा। चूंकि हम अति शॉर्ट में बात कर रहे हैं, ज्यादा विस्तार से नहीं जा रहे हैं, चूंकि हम लोग पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक के लिए ही अध्ययन कर रहे हैं। ज़्यादा डिटेल में हम इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। हमें उतना ही सीखना है जितना एग्जाम में आएगा। हम वही पढ़ें जो एग्जाम में आएगा तो सफलता सरलता से मिलती है। ज़्यादा पढ़ने से नहीं, ढंग से पढ़ने से मिलती है। और क्या पढ़ना चाहिए, ना पढ़ना चाहिए, इन सारे बातों को जब हम बढ़िया से मॉनिटरिंग करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि इन तथ्यों से जानकारी हासिल करने में ज़्यादा लाभ है, इनमें जानकारी हासिल करने से हमें कोई विशेष लाभ नहीं होती है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग बार बार रिपीट करके देखेंगे। तो मैंने कहानी को पूरा सुना दिया कि घर्षण बल कब होता है, जब एक सतह दूसरे पिंड पर फिसलती है या फिसलने की कोशिश करती है तो घर्षण बल लागू होता है ना। जब पिंड फिसलने की कोशिश कर रहा है, चल नहीं रहा है, उस वक्त चलने की कोशिश है तो उस वक्त स्थितिज घर्षण बल, और पिंड जब चल रहा है तो गतिज घर्षण बल। घर्षण बल कभी भी गति का विरोध नहीं करता, अपेक्षी गति का विरोध करता है। आपेक्षिक गति का विरोध करने का मतलब जो सतह फिसल के आगे आ रही है उस पर पीछे काम करेगा, और जो सतह फिसल के पीछे चला जा रहा है उस पर आगे काम करेगा। ये नहीं चाहेगा कि आगे वाला सतह आगे निकल जाए, पीछे वाला सतह पीछे छूट जाए। वो दोनों सतहों को कांटेक्ट बनाए रखना चाहता है, इसलिए घर्षण बल क्रिएट होता है। घर्षण बल स्थितिज घर्षण बल की स्थिति में यह स्थितिज घर्षण बल सीधा काउच फोर्स के बराबर हो जाता है। काउच फोर्स वह फोर्स होता है जो क्षैतिज तल के यानी संपर्क तल के समानांतर लगता है। क्षैतिज तल नहीं, संपर्क तल, यानी जिस पर वस्तु रखे है उसके समानांतर कोई बल आप देख रहे हैं तो उसी बल को हम लोग काउच फोर्स बोलते हैं। काउच फोर्स सीधा स्थितिज घर्षण बल के बराबर होगा। घर्षण बल समानुपाती होगा विलंब बल के, और यहाँ पर स्थितिज घर्षण गुणांक दो प्रकार से आएंगे। एक चलने की कोशिश यानी स्थितिज घर्षण बल के लिए उस वक्त हम म्यू को म्यूएस लिखेंगे। अब एक बार चलने के लिए उस वक्त म्यू को हम म्यू के लिखेंगे। म्यूएस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और म्यू के थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होता है। म्यूएस का मान ज्यादा, म्यू के का मान कम। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में घर्षण से ही संबंधित कुछ और जानकारियां, जैसे इंक्लाइंड प्लेन पर घर्षण होगा उस वक्त इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे आएगा तो घर्षण बल कितना लिखेंगे, ऊपर जाएगा तो घर्षण बल कितना लिखेंगे, या त्वरण कितना लिखेंगे, इन सारी बातों को जानकारी में शेयर करेंगे आपसे। फिर इसके बाद कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जानकारियां भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमने आपको अभी नहीं कुछ बताया है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी इसी यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। संडे वाले क्लास में जो होगा वो केवल मैथ की क्लासेस ली जाएगी, क्योंकि मैथ थोड़ा सा इस तरह के बोर्ड पर पढ़ाना मुश्किल होता है। ठीक है, अपना ख्याल रखेंगे और आराम से पढ़ाई करते रहेंगे। और पूर्व जितनी जानकारियाँ आपको दे दी गई हैं उन जानकारियों का बार बार इस्तेमाल करें।